हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन। पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। आज का हमारा प्रश्न रहेगा, प्लेटो के दार्शनिक विचारों का वर्णन करते हुए एक दार्शनिक राजा अथवा शासक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जाने चूँकि प्लेटो ने अपने जो भी फिलोसफिकल थॉट्स रखे हैं, जो भी अपने विचार दिए हैं, उसने उन सभी विचारों का जो केंद्र बिंदु माना है, जो बेस माना है, वो 3 तत्व हैं। तो आइए जानें प्लेटो के अनुसार वो कौन से 3 तत्व हैं। नंबर 1, ज्ञान, साहस और वासना। इन्हीं के अनुरूप समाज में ज्ञान प्रधान, भाव प्रधान और वासना प्रधान मनुष्य होते हैं। ज्ञान प्रधान वर्ग सर्वोत्तम होता है। दार्शनिक शासक ज्ञान प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो का विश्वास था कि जब तक शासन सत्ता दार्शनिक शासकों को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक राज्य में सुव्यवस्था और शांति नहीं स्थापित की जा सकती। यही कारण है कि प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा की योजना बनाई जिससे दार्शनिक शासक उत्पन्न हो सकें। तो आइए देखें कि प्लेटो के दार्शनिक विचार क्या थे। प्लेटो के विचारों पर एथेंस की शासन प्रणाली का अधिक प्रभाव पड़ा। वह एथेंस के लोकतांत्रिक शासन के दोषों को जानता था और इस कारण असंतुष्ट था। उसके गुरु सुकरात के प्राणदंड का कारण भी लोकतंत्र की दुर्बलताएं थी। उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता था, जिससे शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चली जाती थी। इस प्रकार शासन दोषपूर्ण था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक ही राज्य से स्वार्थपरता और अज्ञानता अंत करके एक समाज कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकता है। तो देखिए, प्लेटो की 2 मान्यताएं थी। वो कौन कौन सी थी? प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत 2 मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। इसका सरल अर्थ ये है कि केवल तथ्यों की जानकारी को ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अपितु तथ्यों के पीछे निहित जो सत्य है उसको जानना, उसमें पूर्ण आस्था रखना ही ज्ञान है। सद्गुण वह है जो व्यक्ति व समाज के लिए सत्यम, शिवम व सुंदरम मूल्यों की स्थापना करता है, और ऐसी सद्गुण मयी दृष्टि केवल प्रत्यवादी ज्ञान दर्शन से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को प्लेटो दार्शनिक कहता है। सत्य ही वास्तविकता है और मनुष्य ही इच्छा गौण है। सत्य का ज्ञान विवेक से ही हो सकता है। अतः विवेकी व्यक्ति ही शासन करने का अधिकारी है, ये मानना था प्लेटो का। ऐसा व्यक्ति जो सद्गुणी होगा वह स्वयं भी न्यायी होगा और राज्य में भी न्याय की स्थापना करेगा। इससे नगर राज्यों के सारे जितने भी दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और आदर्शवादी राज्य की स्थापना होगी। अतः प्लेटो के राजदर्शन का तार्किक परिणाम दार्शनिक शासक का शासन है। इसलिए बार्कर कहता है, दार्शनिक राजा प्लेटो की राज्य रचना की पद्धति का न्याय संगत परिणाम है। नेक्स्ट, प्लेटो की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा त्रिगुणी है। उसका एक अंश तृष्णा, एपिटाइट जिसे भूख भी कहते हैं तृष्णा को, जो अविवेकी इच्छा तथा वासनात्मक प्रवृत्ति का स्रोत है। दूसरा अंश शौर्य, स्पिरिट, आत्मा है, जो मानव पुरुषार्थ, अभिलाषा, प्रतिस्पर्धा आदि गुणों का स्रोत है। तीसरा अंश विवेक है, जो ज्ञान प्राप्त करने तथा प्रेम करने का मार्ग सिखाता है। ये तीनों तत्व राज्य समाज में पाए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज की चेतना एक ही है। इन तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं, एक उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन तीनों गुणों का सामंजस्य ही प्लेटो का आदर्श राज्य है।
इस आदर्श राज्य के प्रशासन में सबसे अधिक महत्व विवेक का, बुद्धि का है। इस प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक व्यक्ति को ही आदर्श राज्य का शासन होना चाहिए। वो व्यक्ति सद्गुणी होना चाहिए जो राजा है। अब हम आगे देखते हैं कि दार्शनिक राजा है कौन। दार्शनिक राजा के अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए जो कि प्लेटो ने बताई हैं। सबसे पहला है ज्ञान प्रधान। दार्शनिक शासक राज्य के 3 वर्गों में से ज्ञान प्रधान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो ने इसी कारण शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनाई है। दूसरा, साम्यवादी। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों के लिए साम्यवाद प्रस्तुत किया। प्लेटो ने सास को स्त्री, परिवार और संपत्ति के बंधन से मुक्त कर रखा है। उसने शासकों को अलग अलग परिवार के बंधनों में न डालकर एक सम्मिलित परिवार का सदस्य होने की योजना बनाई थी। तीसरा, निस्वार्थ। प्लेटो के दार्शनिक शासक पूर्ण निस्वार्थी होते हैं। वे राज्य के हितों को अपना ही समझते हैं। प्लेटो ने शासकों के लिए स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद इसलिए बनाया ताकि वे निस्वार्थ शासन चलाएं। चौथा, सुशिक्षित। दार्शनिक शासक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो का ये भी विश्वास था कि शासक अच्छा राजनीतिक दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो और अच्छा हो। इसी कारण प्लेटो ने शासकों के लिए एक लंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। ज्ञानियों की सरकार में ही प्लेटो विश्वास करता था। उसकी इच्छा प्रणाली का उद्देश्य जातियों के अल्पतंत्र की स्थापना करना है जिससे शासन भली प्रकार चल सके। पांचवा, आत्मनियंत्रण। दार्शनिक शासक आत्मनियंत्रण के गुण से युक्त होना चाहिए। उसे सांसारिक मोहमाया के जाल से दूर रहना चाहिए। उसे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसे आदेश व निर्देश देने की उसके अंदर क्षमता और शक्ति होनी चाहिए। छठा, शांत स्वभाव। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। वह अपने राज्य में शांति बनाए रखेगा। खुद शांत होगा तो राज्य में भी शांति होगी। उसका अपना व्यक्तित्व होगा। उसकी जनता अमन चैन से सांस ले सकेगी। सातवां, न्याय का प्रेमी होना चाहिए। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा तथा वह भी ध्यान रखेगा कि राज्य के 2 अन्य वर्ग, सैनिक और उत्पादक वर्ग, अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। आठवां है निरंकुश शासक। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक को निरंकुश शासक का रूप दिया। एक और उसने शासकों को अनियंत्रित शक्तियां दी, दूसरी ओर वह निरंकुश शासन का विरोध करता है। दार्शनिक शासक पूर्ण निरंकुश न हो जाए, इस कारण उन पर भी कुछ बंधन हैं। उनको भी संविधान के निम्नलिखित मौलिक नियमों को मानना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से नियम हैं जो उसे मानने पड़ेंगे। नंबर 1 है भाई, जो दार्शनिक शासक को मानना है तो सबसे पहला है, दार्शनिक शासक को जो शिक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है उसमें कोई भी परिवर्तन करने का उसको अधिकार नहीं है। शासकों को राज्य का उतना ही विस्तार करना चाहिए जितना कि राज्य को आत्मनिर्भर बनने और राज्य में एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक हो। अर्थात न बहुत बड़ा हो राज्य, उसका बहुत अधिक आकार बड़ा ना किया जाना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है, दार्शनिक शासक को अपने राज्य में अधिक संपन्नता या निर्धनता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे राज्य में 2 वर्ग स्थापित होने की संभावना है, जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और राज्य की एकता व शांति खतरे में पड़ जाएगी। दार्शनिक शासक को धन के उतार चढ़ाव में असंतुलन नहीं होने देना चाहिए। धन के उतार चढ़ाव से मतलब आय और व्यय में संतुलन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आय कम हो और खर्च ज़्यादा होता रहे। न्याय का प्रेमी होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हैं, अर्थात क्या क्या उसकी आलोचनाएं की गई हैं जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है। तो सबसे पहला जो आलोचना का उसमें जो दोष है वो नंबर 1 है निरंकुश शासन का समर्थन। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार देने से
निरंकुश शासन को समर्थन प्राप्त होता है। एल्टन ने लिखा, सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से बिगाड़ती है। प्लेटो ने शासकों पर जो प्रतिबंध लगाए थे वे अपर्याप्त थे। जनता की निम्न स्थिति दूसरा पॉइंट है। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार मिल जाने से साधारण जनता की स्थिति पशुवत और राज्य यंत्रवत हो जाता है। उन्हें मानव सुलभ मूल अधिकार भी नहीं मिलते। इसलिए जनता की निम्न स्थिति हो जाती है यदि वो निरंकुश होगा और उसको बहुत अधिक अधिकार मिल जाएंगे, वो मनमानी करेगा। ऐसे राजा से जनता भी पीड़ित होगी और बहुत दुखी होगी। तीसरा, शासन में जनता के सहयोग का अभाव। दार्शनिक शासक शासन में जनता की राय नहीं लेते। जनता के सक्रिय सहयोग के अभाव में प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। चौथा, अव्यवहारिक सिद्धांत। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत अव्यवहारिक है। दर्शन, गणित तथा लोक जीवन का ज्ञान रखने वाले, सांसारिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यधिक मुश्किल है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक में इन दोनों विरोधी विशेषताओं की कल्पना करता है। शासन की सफलता के लिए गणित तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं। प्लेटो ने ये माना है कि उसको दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यही जरूरी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति शास्त्र का ज्ञान भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट है दार्शनिकता और प्रशासन में अंतर। दार्शनिकता के विकास से व्यक्ति में जो गुण पैदा होते हैं, अधिकतर वे प्रशासन में सहायक होने के स्थान पर बाधक सिद्ध होते हैं। अर्थात वो व्यक्ति सिद्धांतवादी बन जाएगा, सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। अतः दार्शनिकों का उत्तम शासक होना आवश्यक नहीं है। ये सब दोष हैं, ये सभी आलोचनाएं की गई हैं प्लेटो के राजा के सिद्धांत, दार्शनिक राजा के सिद्धांत की। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच।